हेलो स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करने के तरीके, जहां पर आपको अलग अलग केसेस में डिस्कस करूंगा और डबल इंटीग्रेशन करने का मेथड यहाँ सिखाऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप पीछे वाले लेक्चर्स को देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल डबल इंटीग्रेशन है क्या। उसके बाद ही हम इसे कर पाएंगे। और दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस जो कि 12th क्लास में हमने पढ़े हुए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज क्या करेंगे हम? इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन को समझा है कि कहाँ से आया है और कैसे इसको लिया गया है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग केस 1। कुछ केसेस में इसको डिवाइड हम करेंगे। केस 1, ठीक है, ध्यान से समझे, मैं लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पहले भी कहा था। इफ रीजन आर is bounded by straight lines x is equal to a, x is equal to b and y is equal to c एंड y इज इक्वल टू डी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पीपीटी के थ्रू शो किया था। इसका मतलब क्या है? दैट इज बोथ द लिमिट आर कांस्टेंट, यानी कि दोनों को दोनों लिमिट क्या है? कांस्टेंट से। तो कैसे सोल्व करेंगे? उसके लिए पहले आप डबल इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और मैं आपको याद दिला देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। ये आपका एक्स वाई प्लेन था, ये जेड था, ये रीजन आपका आर है, ठीक है। और अब की बार मैंने क्या किया है? एक्स की वैल्यू सी से लेकर डी तक और वाई की लिमिट एक्स की लिमिट ए टू बी, मैं उल्टा बोल गया, x इक्वल टू ए टू बी और y इक्वल टू सी से डी, इसके बीच में ये एरिया में निकाल रहा हूँ। ठीक है ना? और प्रॉपर वे में समझने के लिए इसको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, वापस से समझ लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक प्रॉपर वे बना ही देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से ये देखिए, ये लीजिए, ये ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको। इस जगह पर इनके बीच में एक जो एरिया हमें चाहिए, रीजन आ रही है पूरा, ये रीजन आर है। यहाँ सपोज करते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और रीजन आर के अंदर एक्स की लिमिट यहाँ पर ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक मैं ले रहा हूँ, और यहाँ वाई इक्वल टू सी से लेकर वाई इक्वल टू डी के बीच में, तब हमारे पास ये एरिया सामने निकल के आता है। ठीक है ना? लेकिन इसमें जो दोनों लिमिट्स हैं, ए से बी और सी से डी, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये रीजन था जो मैंने पहले डिस्कस आपसे किया था, और ऊपर की तरफ एक सरफेस लेते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे। ठीक है ना? तो इस जगह पर जब इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक ही तरीका है, आप पुराना लेक्चर मेरा देखें। ठीक है, रीजन आर के लिए इसको सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिमिट ले चुके हैं, x इक्वल टू ए टू, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू सी से लेकर y इज इक्वल टू डी। आपको डबल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला पर्टिकुलर एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई,
ये जो dx इंटू dy आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई देगा। मैं इस एरिया को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, आपको ये येलो कलर से इसको शेड करूँगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया। इसमें ये dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, और dx इंटू dy जो होता है वो dA के इक्वल माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आप ये चीज़ समझ सकते हैं, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसको मैं बाउंडेड भी कर देता हूँ तो आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये dx हो गया और यहाँ पर dy हो गया, dy इंटू dx। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि हमारे पास में पहली लिमिट x की है, दूसरी लिमिट y की है। तो आपकी इच्छा पर है, आप x के लिए सोल्व करते हैं या y के लिए इसे सोल्व करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो x की वैल्यू को यहाँ पर छोड़ें। हाँ जी, ध्यान से देखना, x की लिमिट को यहाँ पर a से लेकर b तक आप छोड़ेंगे। यहाँ पर ये a दिया हुआ है, और दूसरी लिमिट आपकी y इक्वल टू c से लेकर d तक है। तो हम चाहें तो पहले y के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं, उस फंक्शन को, उस फलन को dy, क्योंकि y की लिमिट बाद में पहले dx। आप इसमें x को छोड़कर dx इंटू dy है, तो आप इसको पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। चाहे तो इसी क्वेश्चन में x इक्वल टू a से लिमिट आपके b दी हुई है, y की लिमिट c से लेकर d दी हुई है, यहाँ पर x कोमा y dx इंटू dy गिवन है। तो हम इसको y इक्वल टू c से लेकर d को छोड़कर हम इसको x के लिए पहले सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या आएगा, dx आएगा और बाहर क्या आएगा, dy आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले y के लिए सोल्व किया है, चाहो तो आप इसे x के लिए सोल्व करो। लिमिट के अंदर जब कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये c d a b, जब कांस्टेंट की बात की जाती है तो आप चाहे उसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, जिससे आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आएगी। इवेल्युएट the integration 0 to 3 1 to 2 xy 1 plus x plus y dx into dy। फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का, तो हमें इस इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब इंटीग्रेशन बढ़ेंगे, डबल के हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले हम इसे i सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिट फॉर x अकॉर्डिंग टू कंडीशन नॉर्मली x ही होता है, y इज इक्वल टू 1 to 2। ठीक है ना, ये x डिसाइड मैंने इसकी वजह से किया, फर्स्ट लिमिट x की है, दूसरी लिमिट अपन ने y की मानी है। फर्स्ट लिमिट फॉर x, सेकंड लिमिट फॉर y। एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई dx इंटू dy। अब इसमें दो तरह की इंटीग्रेशन, मतलब दो लिमिट्स यहाँ पर दी गई है। एक तो है आउटर लिमिट और एक है इनर लिमिट। तो इनर लिमिट y की है, तो हम इसे पहले y के लिए जो अंदर जो लिमिट होती है पहले उसके लिए सोल्व किया जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट है, दोनों 0 to 3 और 1 to 2 दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस जगह पर आप किसी की भी थ्रू, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में इसको कर सकते हैं। तो पहले हम जो अंदर है y, पहले हम उसकी बात करेंगे। y इक्वल टू 1 to 2, तो y के लिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। लेकिन क्योंकि हम y के लिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर dy को लेंगे और dx को बिल्कुल बाहर कर देंगे। तो ये सेपरेट हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर y के लिए, क्योंकि लिमिट आपने y की यूज़ की है, तो ऑब्वियसली
यहाँ पर आपको y ही लेना पड़ेगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना है जो आपने 12th में पढ़ा है। उसके लिए क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब x यहाँ पर कांस्टेंट है, x को नहीं छेड़ना है। जैसे पार्शियल में किया था वैसे यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो y का इंटीग्रेशन होता है y²/2 होता है ना, y की पावर 1 है तो n+1/n+1। इसी तरह से सेकंड की हम बात करते हैं, x² को छोड़ेंगे, y का अगेन y²/2, ठीक है, y²/2 और फिर इसी तरह से y³ और लिमिट आप लगाएंगे 1 to 2 फॉर y और dx। बहुत इजी गोइंग, आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब आपको जहां जहां y है वहां वहां अपर लिमिट यूज करनी है। x की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि x तो कांस्टेंट था, dy है तो y के लिए, तो y जहां जहां वहां पहले तो आप रखेंगे 2 और फिर y की जगह आप यहाँ रखेंगे 1। तो पहले मैं रख रहा हूं यहाँ पर y की जगह 2, तो 2²/2 x² 2² प्लस x 2³ 3, ये तो हो गया आपकी अपर लिमिट, यानी x की जगह y की जगह 2 रख दिया। अब रखना है 1, तो x इंटू y² 2 प्लस x² 1² प्लस x y³ 3 और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए यहाँ पर y की जगह पहले 2 रखा है, फिर y की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। तो x = 0 to 3, तो आप देखिएगा कि जैसे 2 2 जा 4, यहाँ 4 आएगा तो 2x बचेगा। नेक्स्ट टर्म में 2x² बचेगा, यहाँ 8/3x आएगा, 2 2 जा 4, 8/3, यहाँ पर x/2 होगा, यहाँ x²/2 माइनस में, यहाँ x/3 माइनस, ये देखिए 1/2 x/2 और x/3, ये सब माइनस में जाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव है। तो पहले आप इनको x² के टर्म्स को अलग कर लीजिए और x के टर्म्स को आप अलग कर लीजिए। इस तरह से x = 0 to 3, पहले x² की टर्म है 2x² माइनस x²/2 और फिर x की टर्म हमारे पास में कौन कौन सी है, x की टर्म हमारे पास में है 8/3 x प्लस 2x माइनस x/2 माइनस x/3 एंड dx। क्योंकि x के लिए करना है तो इसको पहले एलसीएम लेकर एक जगह पर कंबाइन करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो इस जगह पर x = 0 to 3, आप इसका एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करते हैं 2 2 जा 4, 4 - 3x²/2 यहाँ पर बनेगा, ठीक है, 3x²/2 यहाँ पर बनेगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करता हूँ तो इसका आएगा 6, तो 3 2 जा, जब आप इसका एलसीएम लेते हैं 3 2 जा 6, 2 8 जा 16x, यहाँ लगा दे डिवाइडेड बाय 1, 6 2 जा 12x, 2 6 जा नहीं होगा, 2 3 जा, यहाँ 6 हो गया तो 3 टाइम बचेगा, यहाँ पर अपने पास में 2x होगा। भाई एलसीएम भी तो लेना है और एलसीएम लेना इतना टफ नहीं होता है। x = 0 to 3, यहाँ हो जाएगा 3x²/2, हाँ जी, तो 16 और ये 12 28 में से आपको 5 माइनस करना है तो 23/6x बचेगा। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी है इसके अंदर। अब आप इसको x के लिए इंटीग्रेट कीजिए, x = 0 to 3, x के लिए करेंगे 3/2 को छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा x³ 3,
और 23/6 इसका होगा x²/2 और यहाँ से इसको हटा दीजिए क्योंकि आप इंटीग्रेट डायरेक्ट कर रहे हैं, लिमिट लगेगी 0 to 3। सिंपल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। तो 3/2 को छोड़कर x² का x³/3 होता है, यहाँ पर x²/2 होगा। जब हम 3 से 3 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर आप जब अपर लिमिट को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो 3/2 3³/2 प्लस 23 यहाँ पर हो जाएगा 6/2 लोअर लिमिट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि लोअर लिमिट में यहाँ पर पहले से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जस्ट मिनट, कहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो देखो ऊपर हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 27/2 27/2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 3 3 जा 9 23/6 इंटू 9/2, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो हमारे पास बचेगा 27/2 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 69 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4। आप एलसीएम लेते हैं तो ये 54 प्लस 69 9 और ये हो गया 13, ये हो जाएगा 123/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कैलकुलेशन देखनी है आपको किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप चाहें, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जिस तरह से आपने y को पहले लेकर फिर सोल्व किया है, ठीक है ना, आप चाहें तो x को पहले और y को बाद में लेकर भी इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको वही आंसर वापस से मिलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो केस नंबर 2 देखिए, तो उसमें आप किसी के रेस्पेक्ट में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों कांस्टेंट थे। अब सपोज कीजिए केस नंबर 2 में, इफ R is the region bounded by two straight lines, x is equal to a1 to x equal to a2, ठीक है ना, and the curves y is equal to phi1 x2 y phi2 x, ठीक है। ये दो फंक्शन मान लिए हैं। देन इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं रीजन आर, यू डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं, वही x, y लिखते हैं, जिस फंक्शन को हम निकालना है dx इंटू dy लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको दो लिमिट यूज करनी है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म कौन सी है, x इज इक्वल टू a1 टू x इज इक्वल टू a2। फिर दूसरा y फंक्शन लेंगे, y phi1 x से लेकर y phi2 x। फिर इसको आप लिखेंगे x, y dx इंटू dy। यानी कि फर्स्ट नंबर की जो लिमिट होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म में लेंगे। सेकंड अपना वेरिएबल x और y मिक्स आ रहा है, यहाँ पर a1 a2 कांस्टेंट है, तो आप इसे इंटीग्रेट जब करेंगे तो जो कांस्टेंट x की जो वैल्यू है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको हम एज इट इज रखेंगे। सेकंड नंबर पे आपके y का फंक्शन यहाँ यूज हो रहा है, मतलब y इज इक्वल टू f1x, यहाँ पर y इज इक्वल टू phi2x fxy
आप इसे पहले डी वाई के लिए पहले से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और डी एक्स को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग काम होता है, क्योंकि सेकंड जो लिमिट है वो y की है, तो इसलिए y के लिए और फिर x के लिए। इसके लिए समझने का जो बेस्ट तरीका है वो है फिगर। मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको फिगर समझ में आता है तो क्वेश्चंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्स वाई प्लेन में ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर रीजन जो था वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही था। तो ये एक्स डैश, ये वाई और ये आपका वाई डैश। इसके अंदर एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा उसको समझ लें। एक्स की लिमिट ये देखिए, इस तरह से मैंने बनाया, दो कर्व ले लिए और दोनों को दो स्ट्रेट लाइन के बीच में मैंने फंसा दिया है। ये देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू a1, x पर तो कांस्टेंट है a1 टू a2, ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये कुछ इस तरह से कर्व हम ले लेंगे यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है ना। y की जो लिमिट है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5(1)x से लेकर y इज इक्वल टू 5(2)x तक, ठीक है। ये वाला एरिया अपन को फाइंड करना है, मतलब इस इनके बीच में। तो लिमिट तो हो गई x एक्सिस के ऊपर, लिमिट में से x एक्सिस, और जो अब फिर y पे नहीं चलेंगे, फिर कर्व्स पे चलेंगे जिन कर्व के बीच में ये हो रहा है। तो लिमिट पहले तो, अगर ये तो कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो हमेशा कांस्टेंट को पहले रखते हैं और वेरिएबल को बाद में रखते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर y का फंक्शन है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट हम यहाँ पर करते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो केस नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो केस नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए। केस 3 के अंदर, if the region bounded by the curve x1 is x is equal to f1y, x is equal to f1y से लेकर x is equal to f2y, एक तो इनके बीच में बाउंडेड है, ठीक है, और y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d, ठीक है। देन इंटीग्रेशन तो वही करना है रीजन r के लिए, वही x, y जो कि फॉर्मूले का डेफिनेशन है, dx इंटू dy। तो आप क्या करेंगे, पहले लिमिट कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट तो y की लिमिट है c से लेकर d, पहले आप कांस्टेंट को ही रखेंगे y इक्वल टू c से लेकर d, और फिर आप इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू f1y से लेकर x इज इक्वल टू f2y, और जो फंक्शन है x, y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dx इंटू dy, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले कांस्टेंट को रखा जाता है, बाद में कर्व को रखा जाता है। तो यहाँ पर आप, क्योंकि x का कर्व है, y वाला पार्शन छोड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट हमेशा बाद में लगता है, तो y इक्वल टू c से लेकर d, और इस समय आप इसको x के लिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू f1y से लेकर x इज इक्वल टू f2y, fxy, पहले आप इसको dx x के लिए कर रहे हैं, फिर आप इसे y के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आपको और प्रॉपर वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आपने बनाया, वही x और y के लिए इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पर y की लिमिट c से d है, तो इसका मतलब जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेंगे, दो कर्व। तो y की लिमिट तो यहाँ से c से लेकर d तक लेनी है। अब की बार मैं y एक्सिस पे चल रहा हूँ, y इक्वल टू c से d, ठीक है ना। और x की लिमिट हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, x इज इक्वल टू
f1y और x इज इक्वल टू f2y तक, ये f1y तक होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो थोड़ा लिख देता हूँ शॉर्ट में, x इज इक्वल टू f1y। ठीक है, f1y टू f2y। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब की बार ये y पे चला गया, तो हमको ये देखना है कि अगर वेरिएबल x की लिमिट है तो पहले x के लिए करेंगे, कांस्टेंट को बाद में करते हैं, इसलिए यहाँ पर अंदर dx लिया है। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मैंने क्या लिया था, यहाँ पर मैंने पहले y को लिया था। ठीक है, ये कंडीशंस हैं जो आपको समझनी है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, बने रहना अगर आपको इनको समझना है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को लेते हैं तो आपको बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही काम करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस की नीड होती है जो एग्ज़ाम में पूछे जाए। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।